नमस्कार दोस्तों। 20वीं शताब्दी में जनजाति तथा किसान आंदोलन पढ़ रहे थे हम पिछली वीडियो में। अभी उसके आगे की बात करते हैं। और जनजाति आंदोलन में हमने गोविंद गिरि जी का भील आंदोलन पढ़ा था। उसके आगे हम अब पढ़ेंगे मोतीलाल तेजावत के आंदोलन, जो कि ये भी भील क्षेत्रों में हुए थे। और जो है, इस तरह से देखें दोस्तों तो मोतीलाल तेजावत के भील आंदोलन, जो जनजाति आंदोलन हुए, ज़्यादातर जनजाति आंदोलन जनजाति आंदोलन जो थे, ये 3 तरह के थे दोस्तों। एक तो गोविंद गिरि जी के आंदोलन, गोविंद गिरि के भील आंदोलन के तौर पे हम देख सकते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं मोतीलाल तेजावत के जो आदिवासी आंदोलन थे, जिनमें एक ही आंदोलन बहुत फेमस था इनका। और तीसरा दोस्तों मीणाओं के आंदोलन के तौर पे हम देखते हैं कि मीणा जनजाति के आंदोलन भी जो है हुए थे। तो इस तरह से जो जनजाति आंदोलन है वो 3 भागों में पढ़े जाते हैं दोस्तों: गोविंद गिरि, मोतीलाल तेजावत और मीणा जनजाति आंदोलन। और सारे जो है जनजाति आंदोलन कवर हो जाते हैं। उसके बाद हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे दोस्तों। तो अब अभी बात कर रहे थे हम मोतीलाल तेजावत के आंदोलन की, तो शुरुआत करते हैं मोतीलाल तेजावत के आंदोलन से। 20वीं शताब्दी में जनजाति तथा किसान आंदोलन का अब पार्ट आता है मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो भील आंदोलन हुए उनके। तो उसकी पृष्ठभूमि की बात हम करते हैं दोस्तों। तो पृष्ठभूमि में सबसे पहले गोविंद गिरि का भील आंदोलन दृष्टिकोण में आता है कि मोतीलाल तेजावत का जो आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले गोविंद गिरि का भील आंदोलन अपनी चरम पर पहुंच चुका था। और जो जो मानगढ़ का नृशंस हत्याकांड हुआ वो जो है इसकी पृष्ठभूमि में है दोस्तों। तो गोविंद गिरि के भील आंदोलन का दमन तब तक हो चुका था। और बिजोलिया का किसान आंदोलन उस समय अपनी एक तरह से युवा अवस्था को पकड़ रहा था, क्योंकि 1916 में उससे विजय सिंह पथिक जब बिजोलिया के किसान आंदोलन से जुड़े तो उस आंदोलन में एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार हुआ, जिससे बिजोलिया किसान आंदोलन अपनी एक अलग स्टेज में पहुंचा, जिसको सेकंड स्टेज के तौर पे पढ़ा जाता है। तो ये इसकी पृष्ठभूमि में थे दोस्तों। साथ ही साथ मई 1917 में महाराणा से शिकायत जो भीलों ने की थी कि भाई हमारे यहाँ जो कूता वगैरह ज़्यादा आका जाता है, लगान ज़्यादा ली जाती है, बैठ बेगाल ली जाती है, और भी अन्य तरह की जो लाग बाग ली जा रही, उनसे जुड़ी हुई भीलों ने, कुछ जो जागरूक भील थे, उन्होंने महाराणा से इन चीज़ों की शिकायत की थी मई 1917 में। तो महाराणा ने 16 नवंबर 1918 को कुछ रियायतें उनके रिगार्डिंग दी थी। तो वो रियायतें थी जैसे कि भाई कूता में 1/5 भाग कम कर दिया, यानी कि 20% कूता कम कर दिया। गृह कर 2 वर्ष में देने के लिए कह दिया। कूता के समय पेटियां देने से छूट दे दी। मुखिया से कूता तय करने में सलाह की बात कर दी कि भाई गांव का मुखिया से इस बारे में सलाह ली जाएगी जब भी कूता तय किया जाएगा। और बेगार की शिकायतों की जांच करने की भी आश्वासन महाराणा ने 1918 में दे दिया। तो ये सब चीज़ें इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में थे। अब मोतीलाल तेजावत की पर्सनल बात हम करें तो मोतीलाल तेजावत जी जो थे वो झाड़ोल ठिकाने में काम करते थे। झाड़ोल मेवाड़ का एक ठिकाना है और वहाँ मोतीलाल तेजावत जी जो है काम करते थे।
इनका जन्म 8 जुलाई 1887 में कोलियारी गांव ओसवाल परिवार में हुआ था। इनकी नौकरी झाड़ोल ठिकाना में थी। इन्होंने जो है मातृकुंदिया चित्तौड़गढ़ से 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत करी। अब दोस्तों मोतीलाल तेजावत जी के जो आंदोलन है उनका श्री गणेश अगर हुआ तो वो उन्होंने किया चित्तौड़गढ़ में एक जगह है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया जो है चित्तौड़गढ़ में कपासन तहसील है उससे करीब 15-20 किलोमीटर दूर है। और ये मातृकुंडिया एक तरह से आदिवासियों के लिए कुंभ की तरह है। यहाँ पे जैसे हरिद्वार में कुंभ भरता है ऐसे आदिवासियों का कुंभ मातृकुंडिया में भरता है। आदिवासियों के लिए हरिद्वार की जैसी ये पवित्र जगह है दोस्तों। तो मातृकुंडिया से इन्होंने एक ही आंदोलन की शुरुआत करी। अब हम एक चीज़ देखते हैं दोस्तों कि ये मातृकुंडिया से ही क्यों शुरुआत मोतीलाल तेजावत जी ने आंदोलन की करी और ये मातृकुंडिया का भीलों की ज़िंदगी में क्या महत्व है, या फिर जो और भी आदिवासी हैं सभी के लिए इस मातृकुंडिया का क्या महत्व है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि मातृकुंडिया है कैसी चीज़। ठीक है, तो ये आप देखिए कि ये हमारा राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका है बांसवाड़ा, ये आपका है डूंगरपुर। तो दोस्तों ये आपका प्रतापगढ़ और ये आपका चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ में ये मातृकुंडिया है इस जगह पे। यहाँ पे दोस्तों ये आपकी जो राज्य संबंध से होती हुई ये आपकी बनास नदी यहाँ पे निकलती है। ये बनास नदी के किनारे पर मातृकुंडिया जगह है। अब मातृकुंडिया का बनास नदी जा रही है, ये बनास नदी के किनारे पर मातृकुंडिया जगह है, चित्तौड़गढ़ जिला है राजस्थान का। और मातृकुंडिया का जो महत्व है वो आदिवासियों के जीवन में क्या है वो अगर आप देखोगे तो आप यहाँ देखो मातृकुंडिया ये दो शब्दों से मिलकर बना है मेरे दोस्तों, मातृ प्लस कुंडिया। मातृ का मतलब तो आप अच्छे से तरह से जानते ही हो, मातृ का मतलब है माता और कुंडिया का मतलब है दोस्तों कुंडी। यानी कि आपने कभी गांव में सुनी होगी कि पानी की कुंडी होती है, कोई उसको चुंडी बोलता है, कोई कुंडी बोलता है, मतलब कुंड की तरह जो होता है। तो ये पानी का कुंड टाइप से होता है कुंडिया, मतलब कुंड या तालाब, कुंड या तालाब। तो मातृ कुंडिया का मतलब है माता और तालाब। अब ये माता का यहाँ पे नाम इस क्यों रखा गया है तो इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों, पौराणिक कहानी। ये कहती है कि भाई जब भगवान परशुराम जी को उनके पिताजी ऋषि जमदाग्नि ने आदेश दिया था कि जाओ और जाके अपनी माता का वध करो, तो भगवान परशुराम जी ने अपनी माता का वध किया अपने पिता की आज्ञा पर। लेकिन उन्होंने फिर पिताजी से ये वर भी मांगा कि मेरी माता को जीवित कर दिया जाए। उनकी माता जीवित हो भी गई थी, लेकिन जो भगवान परशुराम ने अपने परशु से, अपने जो उनका फरसा था उससे अपनी माता का जब धड़ अलग किया था, सिर जो है धड़ से अलग किया था, तो
उनको हमेशा ये महसूस होता था कि उनकी जो माता की हत्या का पाप है वो बोझ हमेशा उनके ऊपर रहता है। और उनकी माता का ऐसा बताते हैं कि जो सिर है वो परशुराम जी के पीठ पर जुड़ गया था, कि भाई वो एक तरह से कहानी है कि भाई सिर पीठ पर जुड़ गया। लेकिन इसका जो मतलब है वो मतलब आप समझिए कि मतलब ये है कि उनको उस पीठ पर अपनी माता की हत्या का बोझ महसूस होता था। तो उन्होंने एक बार ऋषि अपने पिताजी ऋषि जमदग्नि से ये पूछा कि इस बोझ को मैं कैसे हटाऊं। ऋषि जमदग्नि ने उनको कहा कि भाई जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उन तीर्थ स्थानों में तुम अगर स्नान करोगे तो इन स्नान से और उन तीर्थ स्थानों के प्रभाव से आपको इन पापों इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। तो भगवान परशुराम देश के सभी तीर्थ स्थानों में और जल स्थानों में स्नान करने गए और सभी में करके आए। एक बार उन्होंने बताते हैं कि किसी गौ माता को अपने बछड़े से ये कहते हुए सुना कि यहाँ पे जो कुंड है, जिसका नाम उस समय मातृ कुंडिया नहीं था, लेकिन जो है वही कुंड की मातृ कुंडिया कुंड के बारे में उन्होंने बताया गौ माता ने अपने बछड़े को कि इस कुंड में स्नान करने से जो है तुम्हें किसी की हत्या के बोझ से मुक्ति मिल सकती है। भगवान परशुराम ने जैसे ही ये सुना वो तुरंत उस कुंड में स्नान करने गए। और ऐसा बताते हैं कि उनको जैसे ही उन्होंने स्नान इस कुंड में किया, उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनकी माता का जो हत्या का पाप है उनके शरीर से वो बोझ उतर गया है। तो इसलिए इस कुंड का नाम तब से मातृ कुंडिया पड़ गया, क्योंकि माता को जो है यहाँ पे भगवान परशुराम की माता को मुक्ति यहाँ मिली। तो दोस्तों इसलिए इसका नाम मातृ कुंडिया कहा जाता है। और आज की डेट में ये आदिवासियों का हरिद्वार की तरह है। और जो जिस तरह से हरिद्वार में लोग अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं अपने पितृपूर्वजों के मुक्ति के लिए, ऐसे ही मातृ कुंडिया में जो है आदिवासी अपने लोगों की मुक्ति के लिए उनकी अस्थियों का विसर्जन करते हैं। तो ये महत्व मातृ कुंडिया का आदिवासियों के लिए है। अब मातृ कुंडिया में एक मेला बढ़ता है बैसाख पूर्णिमा को। उस मेले में मोतीलाल तेजावत जी गए। वहाँ पे जो आदिवासी भाई थे उनको एकजुट किया, उनके अंदर जागरूकता पैदा करने की कोशिश की। और उस जागरूकता के दम पे उन्होंने वहाँ एक ही आंदोलन की शुरुआत करी। तो जो आदिवासी भाइयों को एकजुट किया मोतीलाल तेजावत जी ने, उस एकजुटता की वजह से ही इस आंदोलन का नाम पड़ा एक ही आंदोलन। मातृकुंडिया मेला वैशाख पूर्णिमा को भरता है। तेजावत ने किसानों से संपर्क कर उनकी स्थिति जानी एवं महाराणा से शिकायत करने तक लगान नहीं चुकाने पर एकमत किया। सभी आदिवासी भाइयों को उन्होंने इस बात के लिए एकमत किया कि वो तब तक लगान नहीं चुकाएंगे जब तक वो महाराणा को शिकायत नहीं कर देते हैं और महाराणा उन पर कुछ एक्शन नहीं ले लेता है। तो एक मत जो लोग हुए इस सहमति को लेके, उसी चीज को लेकर ये आंदोलन का नाम पड़ा एक ही आंदोलन। तो ये जो इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र था शुरुआत में, वो झाड़ोल ठिकाना और उसके आसपास के कुछ इलाके थे। उसके बाद तेजावत के नेतृत्व में हजारों किसान जो है पिछोला झील पर इकट्ठा हुए। पिछोला झील राजसमंद में, और इस पर ये इकट्ठा हुए और महाराणा के मिलने गए। महाराणा से मिलने का टाइम लिया और वहाँ महाराणा जो मेवाड़ के महाराणा थे उनको 21 सूत्री मांगों की लिस्ट पेश की। इस 21 सूत्री मांगों की लिस्ट को ही मेवाड़ पुकार कहा जाता है दोस्तों। तो अभी तक हमने देखा एक ही आंदोलन और मेवाड़ पुकार। तो जो मेवाड़ पुकार है वो 21 सूत्री मांगों की लिस्ट है जो मोतीलाल तेजावत जी ने महाराणा को सौंपी है।
महाराणा ने वन संपदा, बैठ बेगार और सुअरों से संबंधित मांगे स्वीकार नहीं की। यानी कि इन 21 सूत्री मांगों की लिस्ट में कई तरह की मांगे थी कि भाई ये लगान हटा दी जाए, ये लगान कम कर दी जाए, ये कूता कम कर दिया जाए, ये लाग बाग हटा दी जाए, ये बैठ बेगार नहीं ली जाए, ये वन संपदा का इस तरह से यूज कर की इजाज़त दी जाए, और सुअरों, जो जंगली सुअर थे जिनसे किसानों की फसलों को नुकसान होता था, उनको मारने की अनुमति दी जाए। तो उसमें से ये जो मांगे थी वो महाराणा ने नहीं मानी कि भाई वन संपदा का मैं एकदम फ्री विल जो है लोगों के लिए उपयोग करने का इजाज़त नहीं दे सकता। दूसरी, बैठ बेगार ख़त्म करनी है, ये इस पर महाराणा ने जो है मांग नहीं मानी। साथ ही सुअरों को मारने की परमिशन नहीं दी। और इस वजह से तेजावत ने आंदोलन जारी रखा। साथ ही महाराणा द्वारा दी गई रियायतों को राजकीय कर्मचारियों ने प्रभावी नहीं होने दिया। मतलब ये था कि 21 सूत्री मांगों में से कुछ मांगे महाराणा ने मान ली और उनको स्वीकार भी कर दिया, लेकिन वो धरातल पर उतर कर नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जो राजकीय कर्मचारी थे वो नहीं चाहते थे कि उनके अधिकार कम हों या उनके अधिकारों में किसी तरह की कटौती हो और किसानों को, आदिवासियों को कुछ अधिकार मिलें। तो उन लोगों ने वो प्रभावी नहीं होने दी मांगे। और जुलाई 1921 में खालसा क्षेत्र के भीलों के कहने पर मादरी पट्टा, जवास और भोमट क्षेत्र के भीलों ने कर देने से मना कर दिया। यानी कि मादरी पट्टा, जवास और भोमट क्षेत्र ये जागीर क्षेत्र थे, और खालसा क्षेत्र के वो क्षेत्र होते हैं जिन पर सीधा रियासत का या राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, वो खालसा क्षेत्र माने जाते हैं। और जहाँ जागीरदार की जागीरें होती हैं और वहाँ किसान जो है खेतीबाड़ी करते हैं, तो उन जागीरों को जो है उन वो जागीरें थी मादरी पट्टा, जवास और भोमट क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में भी भीलों ने कर देने से मना कर दिया। डूंगरपुर के राजा ने बेगार समाप्त कर दी। महाराणा ने खालसा क्षेत्र के भीलों एवं किसानों को रियायत की बात की। जब ये मादरी पट्टा, जवास, भोमट क्षेत्र के भीलों ने कर देने से मना कर दिया और उसका प्रभाव धीरे धीरे आसपास की रियासतों में भी बढ़ने लगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर गुजरात के ईडर, इन सभी जगहों पर भी किसान और आदिवासी भाई जागरूक होने लगे। उन्होंने कर देने से इनकार करने लगे। तो ये जो है राजा रियासत के जो थी वो थोड़ा सतर्क होने लगी, थोड़ा घबराने लगी। तो उसी घबराहट में डूंगरपुर के राजा ने वहाँ बेगार समाप्त कर दी। वहाँ के लोगों के लिए डूंगरपुर के राजा ने कहा कि भाई बेगार नहीं ली जाएगी। और महाराणा ने खालसा क्षेत्र के भीलों एवं किसानों को कुछ रियायतें दी। तो महाराणा तो केवल खालसा क्षेत्र के ही किसानों को रियायतें दे सकता है, क्योंकि महाराणा के डायरेक्ट कंट्रोल में खालसा क्षेत्र के किसान ही आते हैं। अब जो जागीर के किसान थे, वो जागीर के किसान जागीरदार के कंट्रोल में थे। तो वहाँ किसी भी तरह की छूट अगर देनी होगी तो वो जागीरदार देगा। हालांकि जागीरदार महाराणा के अंडर है, लेकिन वहाँ पर महाराणा डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वहाँ छूट देने का अधिकार जागीरदार के पास था। तो महाराणा ने अपने खालसा क्षेत्र में कुछ छूटें दे दी थी। इन छूटों की वजह से क्या हुआ कि झाडोल, कोलियारी और मादरी पट्टा जागीरों में आंदोलन जारी रहा। क्यों जारी रहा? कि भाई जब खालसा क्षेत्र में छूटें मिल गई, तो जो जागीर क्षेत्र के किसान थे वो उन्होंने आंदोलन जारी रखा, क्योंकि उनको लगा कि भाई महाराणा ने छूट दे दी है तो जागीरदारों पर भी महाराणा की वजह से दबाव पड़ेगा और जागीरदार भी फिर छूट देंगे। इसलिए झाड़ौल, कोलियारी, मादरी पट्टा, इन जागीरों के जो किसान थे उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा। फिर क्या हुआ? 10 अगस्त 1921 को झाड़ोल के ठाकुर ने तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। अब जब आंदोलन जारी था तो झाड़ोल का ठाकुर इस बात से गुस्सा गया, उसने तेजावत जी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कुछ ही समय में तेजावत जी को भीलों के दबाव में छोड़ना पड़ा। अक्टूबर 1921 में पानरवा के भील भी आंदोलन से जुड़ गए। पानरवा एक जो है जागीर थी मेवाड़ में, तो पानरवा के भील आंदोलन से जुड़ गए।
दिसंबर 1921 में आंदोलन ईडर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, दांता एवं सिरोही आदि राज्यों में फैल गया। अब ये ईडर, डूंगर, ये सब मेवाड़ के पड़ोसी रियासतें थी। ईडर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, दांता और सिरोही, ये सब पड़ोसी रियासतें थी। यह आंदोलन का प्रभाव दिसंबर 1921 तक धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गया। अब महाराणा ने 21 दिसंबर 1921 को आदेश दिया कि कोटड़ा एवं खेरवाड़ा जागीरों में 50 से अधिक भीलों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा और तेजावत की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। जब ये आंदोलन पड़ोसी रियासतों तक पहुंचने लगा तो इस बात से महाराणा चिढ़ गए। महाराणा गुस्सा गए कि ये आंदोलन तो मतलब हमने इसको इतना नहीं आंका था, लेकिन यह आंदोलन तो बहुत पैर पसार रहा है, यह आंदोलन बहुत प्रभावी होता जा रहा है। तो उन्होंने 21 दिसंबर 1921 को आदेश जारी कर दिया कि कोटड़ा और खेरवाड़ा में एक तरह से इमरजेंसी लगा दी कि 50 से अधिक भील इकट्ठा नहीं हो सकते यहाँ। ये एक तरह से आज की धारा 144 उस तरह से कि भाई 50 से अधिक भील यहाँ इकट्ठा एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, उस पर प्रतिबंध लगा दिया और तेजावत की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए। 500 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। अब दिसंबर 1921 तक जो है आंदोलन, हमने बात की कि पड़ोसी राज्यों में भी फैलने लगा। जो मेवाड़ राज्य के पड़ोसी राज्य थे वहाँ तक पहुँचने लगा। तो इससे क्या हुआ, मार्च 1922 में तेजावत ईडर राज्य में चले गए। भाई महाराणा ने दिसंबर 1921 में ये आदेश जारी कर दिया कि तेजावत को गिरफ्तार कर लिया जाए और 500 रुपये का इनाम घोषित कर दिया मेवाड़ के महाराणा ने। तो तेजावत जी गिरफ्तारी से बचने के लिए मेवाड़ से ईडर चले गए और ईडर राज्य जो था वहाँ पहुँच गए हो। और मार्च 1922 में ईडर में क्या हुआ, 7 मार्च 1922 को मेवाड़ भील कोर ने मेजर शूटर के नेतृत्व में गोलियां चलाई और 200 लोगों को मार दिया। तेजावत जी ईडर राज्य में गए। अब तेजावत जी का काम तो वही था, लोगों को जागरूक करना, आंदोलन करना, सभाएं करना। उन्होंने जैसा मेवाड़ में किया वैसे ही वो ईडर राज्य में करने लगे। वहाँ के भीलों को, वहाँ के जनजाति आदिवासी भाइयों को जागरूक करने लगे, सभाएं करने लगे। इससे वहाँ ईडर राज्य घबरा गया। उसने तुरंत अंग्रेज़ों को फ़ोन किया कि भाई जल्दी आओ यहाँ, नहीं तो तेजावत जी यहाँ भी आ गए। मेवाड़ भील कोर भागी भागी आई और मेजर सूटन जो थे उसका नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे सभा पर गोलियां चलाई। 7 मार्च 1922 को वहाँ सभा हो रही थी तेजावत जी की, गोलियां चलाई और 200 लोगों को मार दिया। ये बहुत ही बुरा हत्याकांड था। मेवाड़ भील कोर, इसका जो मुख्यालय था वो खेरवाड़ा में था। जून 1922 में ओगना, पानरवा एवं जूड़ा के ठाकुरों ने रियायतें दे दी कुछ। ये जागीर क्षेत्र थे ओगना, पानरवा और जूड़ा मेवाड़ के, इन्होंने थोड़ी थोड़ी रियायतें दे दी जिससे वो आंदोलन शिथिल पड़ गया। अब जहाँ पर जागीरदारों ने थोड़ी रियायतें दी वहाँ आंदोलन थोड़ा थोड़ा शिथिल शांत होता गया। लेकिन जहाँ जितना ज़्यादा जागीरदार ने विरोध किया आंदोलन ने उतनी आग पकड़ी। उसके बाद तेजावत जी जब यहाँ पर गोलियां चली ईडर में और 200 लोगों की हत्या हो गई तो वहाँ से तेजावत जी वहाँ से भी चले गए। फिर उसके बाद जनवरी 1927 में खेरवाड़ा, मादरीपट्टा, छान, जबास और थाना जागीरों में बेगार एवं लागबाग में कमी कर दी। ये सब जागीरों ने भी अपनी बेगार और लागबाग में कमी कर दी। उससे वहाँ भी आंदोलन थोड़ा शिथिल पड़ गया। खालसा क्षेत्र के किसानों को लगान में 1/5 भाग की कमी कर दी। महाराणा ने 20% लगान कम कर दिया। उससे धीरे धीरे वहाँ भी आंदोलन शिथिल पड़ने लगा। खेरवाड़ा क्षेत्र में आंदोलन समाप्त होने लगा।
इन सब चीज़ों से 1927-26 आने तक धीरे धीरे आंदोलन शिथिल होने लगा। वहाँ मार्च 1922 में जो ईडर में गोलीबारी कांड हुआ, उसमें से तेजावत जी भाग के सिरोही पहुँच गए। सिरोही में जाके उन्होंने वहाँ पे एक ही आंदोलन शुरू कर दिया। तो सिरोही राज्य में एक ही आंदोलन, हम उनका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो ये जनवरी 1922 में तेजावत के भाषणों से यहाँ के एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई, जिससे किसान बिना लगान दिए फसल घर ले गए। उनके किसानों के अंदर जोश भर दिया तेजावत जी ने कि भाई आपको जब तक लगान नहीं देनी, जब तक आपकी ये सब मांगे नहीं मानी जाती। किसान ने कहा कि चलो अब हटो, नहीं देते हम लगान। किसान अपने फसलें लेके घर पहुंच गए बिना लगान दिए। आबू रोड से अंबाजी मार्ग तक की रखवाली का जो जिम्मा आदिवासी किसानों पर था, वो उन्होंने वो छोड़ दिया, मना कर दिया कि हम इसकी रखवाली नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों से घबरा के सिरोही राज्य ने 28 जनवरी 1922 को सभा करने पर रोक लगा दी। तेजावत ने कहा कि भाई प्रति हल 1.25 रुपया और 5 मन अनाज तक ही लगान दे सकते हैं, उससे ज़्यादा लगान नहीं देंगे हम। सभी जो आदिवासी भाई थे, सब ने ये कह दिया कि प्रति हल 1.25 रुपया और 5 मन अनाज से ज़्यादा नहीं देंगे अब। इन सब चीज़ों का आदिवासी भाइयों पर जोश आने लगा, जागरण आने लगा उनके भीतर। तेजावत के आंदोलन ने सरोही, आसपास के ईडर, मेवाड़ सभी जगह आग लगा दी सभाओं ने। इसके तहत फिर क्या हुआ, आदिवासी भाई एक गांव है लीलुडी बडली में इकट्ठा हुए। लीलुडी बडली गांव में राजपूताना के उस समय एजीजी जो थे, उनके सचिव थे मेजर प्रचार्ड, उनके नेतृत्व में वहाँ अंग्रेजों ने फिर गोलियां चलाई लीलुडी बडली में। सभा पर घरों को आग के हवाले कर दिया। खुद प्रचार्ड ने इसमें मरे हुए लोगों की संख्या 50 बताई थी और 150 लोगों को घायल बताया था। उसके बाद भूला और बालोरिया गांव में हत्याकांड हुआ, अग्निकांड हुआ, पूरा गांव आग के हवाले कर दिया। खुद अंग्रेजों की रिपोर्ट में यह बात बताई गई है कि वहाँ 640 घर और 7,085 मन अनाज जल के खाक हो गया था। ये घटना आज तक इतिहास के पन्नों में खोई हुई है। इन पर आज तक कोई विशेष शोध कार्य नहीं हुए। और 2013 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे एक शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की थी। लीलुडी बडली जो गांव है, भूला और बालोरिया, ये सब गांव एक ही साथ आते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2013 में शहीद स्मारक का शिलान्यास किया था और 2021 के बजट में यहाँ 2 करोड़ की घोषणा की थी कि यहाँ पे शहीद स्मारक बनाया जाएगा। अभी काम शुरू नहीं हुआ है। तो ये यहाँ की स्थिति थी दोस्तों। यहाँ रहने वाले भील और गरासिया आदिवासियों के पास खेती योग्य जमीन कम और उपजाऊ कम थी। इसके बावजूद जागीरदार राज कर्मचारी और बिचौलिए दुगनी तुगनी बकाया निकालकर फसलों पर जमीन पर अधिकार कर लेते थे। इसके खिलाफ आंदोलन और अशिक्षित आदिवासियों व किसानों में एकता के लिए मोतीलाल तेजावत जी ने एक ही आंदोलन चलाया। वर्ष 1920 तक तेजावत ने मेवाड़ व भूमठ क्षेत्र में आंदोलन को शिखर तक पहुंचा दिया। जन जागरण का प्रभाव मेवाड़ से सटे सिरोही रियासत में भी फैला। तेजावत के नेतृत्व की मांग सिरोही, ईडर, पालनपुर, दाता, विजयनगर, प्रतापगढ़ में भी होने लगी। 8 से 12 अप्रैल 1922 के मध्य रियासत व ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों ने पहली बार सियावा, गुजरात, राजस्थान की सीमा पर गिरवर दर्रे के निकट अंग्रेजी सैनिकों पर हमला किया था। सियावा हत्याकांड हुआ था दोस्तों। यहाँ पे पहले हमारे किसान भाइयों ने, आदिवासी भाइयों ने अंग्रेजी सैनिकों पर हमला किया और अंग्रेजी सैनिकों ने
यहाँ पे नृशंस हत्याकांड किया था सियावा, जो ये गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर है दोस्तों। सिरोही 8 से 12 अप्रैल के मध्य ये हत्याकांड हुआ था। उस समय दोस्तों सिरोही जो रियासत थी उसके दीवान थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। आपने सुना होगा, भारत की राष्ट्रीय राजनीति के जो है स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा रहे महामना पंडित मदन मालवीय जी। उनके बेटे थे पंडित रमाकांत मालवीय, उस समय सिरोही के दीवान थे। इन्होंने विजय सिंह पथिक जी को लेके मोतीलाल तेजापस के जी के साथ मीटिंग की, उनको समझाने की कोशिश की कि भाई ये आंदोलन वगैरह नहीं किए जाए। लेकिन तेजावत जी जो है भीलों के और आदिवासी भाइयों के हित के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने जो है आंदोलन छोड़ने की बात नहीं मानी। और तो इस तरह से दोस्तों पंडित रमाकांत मालवीय जी ने तेजावत से भेंट कर समझौते में रुचि ली। विजय सिंह पथिक को भी बुलाया। समझौते में तय हुआ कि आदिवासियों की व्यवहारिक शर्तें पूरी करने में रियासत सहयोग करेगी। महात्मा गांधी के प्रतिनिधि मणिलाल भी सिरोही आए थे। भीलों तेजावत मिस्टर हॉलैंड एजीजी को समझौते के लिए तैयार भी किया। एजीजी वतन देकर भी मुकर रहा था। अंग्रेजी सरकार ने दमन व आतंक का सहारा लिया। स्थिति की समीक्षा के लिए आदिवासी भील गरासियों की पंचायत हुई और एक ही आंदोलन के तहत लगान व बकाया का भुगतान नहीं करने का संकल्प लिया। इसे तोड़ने के लिए 6 मई 1922 को रियासत की सैनिक टुकड़ी ने भूला व बालोरिया गांव को घेरकर गोलियां चलाने के साथ घरों में आग लगा दी। 5 मई 1922 को लीलूड़ी बड़ली में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासियों ने एक ही आंदोलन किया था। एक ही आंदोलन के तहत भूला गांव के लीलूड़ी बड़ली स्थल पर आयोजित सभा में आदिवासियों ने ब्रिटिश हुकूमत को ललकारा। एक ही आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी फौज ने आदिवासियों पर गोलियां चला दी और यहाँ पे हमारे आदिवासी भाइयों को शहीद कर दिया। ये रिपोर्ट, ये खबर दोस्तों जो दैनिक भास्कर अखबार है उससे ली गई है। और ये दैनिक भास्कर अखबार में खबर छपी थी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने इसमें फैक्ट्स बताए थे दोस्तों। और ये हमारे आरपीएससी की तैयारी के लिए काफ़ी मददगार थे, तो मैंने इसमें शामिल किए। राजस्थान सेवा संघ की ओर से इस हत्याकांड की जांच के लिए रामनारायण चौधरी जी को नियुक्त किया गया था। वो घटना स्थल पर आए, उन्होंने रिपोर्ट राजस्थान सेवा संघ को बना के दी। तो दोस्तों 5 मई 1922 को तो हुआ था लीलोड़ी बड़ली हत्याकांड और 8 से 12 अप्रैल के मध्य हुआ था सियावा हत्याकांड। इस घटना के बाद दोस्तों यहाँ के किसान और जो आदिवासी भाई थे वो थोड़ा डर गए। उनके मुखिया समझौते के लिए सिरोही राज्य के साथ समझौते के लिए राजी हुए। उन्होंने पंडित जो रमाकांत मालवीय जी थे दीवान सिरोही के, उनको समझौते की खबर पहुंचाई, उनके साथ समझौता किया और 23 मई 1922 को राज्य सरकार ने निम्न रियायतें दे दी। जिन किसानों के घर जलाए गए इन हत्याकांडों में उनके जो है 1 वर्ष के लिए लगान माफ कर दी गई। खरीफ फसल पर सुकड़ी की लाग माफ कर दी गई। मृत किसानों के नाबालिग बच्चों को लगान माफ कर दी गई। भील व गरासियों को झोंपड़ी बनाने के लिए जंगल से लकड़ी लाने पर छूट दी गई। इन सब बातों से आंदोलन कुछ समय के लिए शांत हो गया। 1927 में फिर से सिरोही राज्य के पिंडवाड़ा और संतपुर परगनों में भीलों व गरासियों ने आंदोलन शुरू कर दिया।
सरकार ने एक तरफ आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके दूसरी तरफ उनकी मांगें स्वीकार कर कुछ रियायतें दी गई, जिससे आंदोलन समाप्त हो गया। यानी कि हुआ क्या कि एक आंदोलनकारियों को कुछ छूट भी दे दी, साथ ही साथ उन पर सख्ती कर दी, दोनों तरीके से आंदोलन को दबा दिया। 4 जून 1929 को ईडर राज्य के खेड़ ब्रह्म गांव में मोतीलाल तेजावत जी ने महात्मा गांधी की सलाह पर आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, ईडर राज्य ने तेजावत को मेवाड़ राज्य को सौंप दिया, जहां उन पर मुकदमा चला, जेल की सजा सुनाई गई और 1936 में उनके अच्छे व्यवहार के कारण जेल से उनको रिहा कर दिया गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मोतीलाल तेजावत जी ने पुनः भाग लिया और जेल में भी गए। उसके बाद आज़ादी के बाद 1963 तक वो अपने रचनात्मक कार्यों में लगे रहे। 1963 में उनकी जो है दोस्तों देहांत हो गया। तो ये कहानी थी संपूर्ण मोतीलाल तेजावत जी की एवं उनके एक ही आंदोलन की। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला पार्ट हमारा जनजाति आंदोलन में रह गया है। मीणा जाति के जो आंदोलन थे वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप जो है तैयार करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, काफ़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनती हैं और काफ़ी मेहनत मैं आपके लिए इनमें कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक के लगभग सारे जो पॉइंट होते हैं इम्पोर्टेंट, वो इसमें कवर किए जाएं। इसी चीज़ को आप अगर 2-3 बार दोहराते हैं दोस्तों, तो आपका जो इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं सोचता हूँ कि कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों आपका, और थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।